हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGI क्लास 12th बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देंगे। तो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मुख्य आर्गन थे वो एक जोड़ी टेस्टीज यानी वृषण थे, और उन्हीं वृषण में जो शुक्रजन्य नलिकाएँ पाई जाती हैं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहीं पर स्पर्म की सिंथेसिस होती है। तो सिंथेसिस का प्रोसेस अभी आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन उस सिंथेसिस से जो हैप्लॉइड सेल फॉर्म होती है वो कहलाती है स्पर्म। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर की क्या क्वालिटी है, कौन से भाग होते हैं, ये हमको यहाँ देखना है। तो एक स्पर्म का ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से इसमें 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो ऊपर की तरफ बड़ा सा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इसका शीर्ष यानी हेड कहलाता है। इसके बाद इसके नीचे थोड़ा सा उससे कम चौड़ा भाग दिखाया गया है, ये इसका मध्य भाग यानी मिडिल पीस कहलाता है। और फिर इससे नीचे की तरफ एक अलग पार्ट आप देख रहे हैं, ये इसकी पुच्छ यानी टेल कहलाती है। तो इस तरह स्पर्म को अगर हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो हेड, मिडिल पीस और टेल यानी शीर्ष, मध्य भाग और पुच्छ, ये 3 मुख्य भाग इसमें पाए जाते हैं। अब इन भागों की क्या विशेषता है, आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो अब जो हेड वाला भाग है, इस पर आप देख रहे हैं कि एक अलग से एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर ज्वाइंट होता है, जो हेड के सबसे आगे की तरफ लगा होता है। इसे हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। तो ये एक्रोसोम इसका एक स्रावी भाग यानी सेक्रेटरी पोर्शन है, जहाँ से एक विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है, जिसका नाम यहाँ में लिख दिया गया है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। तो ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम इसी एक्रोसोम से स्रावित होता है, और ये मुख्य कार्य क्या करता है, इसका कार्य है निषेचन के समय यानी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो अंडाशय की द्वितीयक भित्ति है उसको भेदने में यह सहायता करता है। यानी जो ओवम की सेकेंडरी वाल है इसको ब्रेक करने में ये हेल्प करता है, जिससे शुक्राणु उसके अंदर एंट्री कर सके। तो इसलिए एक्रोसोम इसका एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। फिर एक्रोसोम के नीचे आप देख रहे हैं ये जो बड़ा सा एरिया दिखाया गया है, ये इसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस है, जिसमें सभी केंद्रकीय पदार्थ और उसके जो गुणसूत्र वगैरह हैं वो सब उपस्थित होते हैं। फिर ये भाग एक छोटी सी ग्रीवा के द्वारा इस मध्य भाग से जुड़ता है। मध्य भाग में आप देख रहे हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो एक बड़ी संख्या में यहाँ प्रेजेंट होने के कारण काफ़ी अधिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उसी ऊर्जा की वजह से शुक्राणु काफ़ी गतिशील रहता है, यानी मोटिलिटी उसमें बनी रहती है। तो इस मध्य भाग का नीचे का हिस्सा थोड़ा सा और सकरा होकर के एक लंबी सी टेल यानी पूंछ बनाता है। तो इसी की सहायता से ये अपना मूवमेंट करता है, यानी सीमेन के अंदर मूवमेंट करना या जो जनन पथ है उस पर मूवमेंट करना, ये सारे काम उसी टेल की सहायता से किए जाते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर हेड, मिडिल पीस, टेल, ये 3 मुख्य इसके भाग हैं। अब हर भाग में क्या विशेषता है वो मुख्य विशेषता हमने आपको बता दी। अब ये एंजाइम जरूर महत्वपूर्ण है, अलग से भी आप इसे ध्यान रखें। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, एक्रोसोम से। कार्य क्या करता है, निषेचन के समय अंडाणु की द्वितीयक भित्ति को भेदने में सहायक होता है। क्योंकि इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये जानकारी अलग भी अपने लिए ध्यान रखें। फिर ये जो शुक्राणु निर्मित होते हैं ये एक न्यूट्रिटिव मीडियम में प्रोटेक्ट होते हैं। तो वो मीडियम कैसे बनता है, उसके लिए पीछे आपने जो सहायक जनन ग्रंथियाँ पढ़ी थी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जो एसेसरी ग्लैंड कनेक्ट थी, उन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उनके साथ ये शुक्राणु मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीमेन। तो ये जो सीमेन है इसी के अंदर ये प्रोटेक्ट बने रहते हैं, और
निषेचन के समय यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एक ह्यूमन बीइंग एक बार में 3.5 ml इस सीमन का सिक्रीशन करता है। और इतने सीमन में स्पर्म कितने प्रेजेंट होते हैं उसकी काउंट भी हमने नीचे लिख दी है, 2 से लेके 3.5 गुने 10⁸। इतनी बड़ी संख्या में ये स्पर्म इस सीमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एक बार में फर्टिलाइजेशन के टाइम पर सिक्रीट होता है। और इन सभी स्पर्म के पास ये एबिलिटी होती है कि ये 24 से 48 घंटे तक लिविंग फॉर्म में बने रहते हैं, यानी इतने समय में वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो स्पर्म के लिए ये इतनी जानकारी आप अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक यू।